हेलो बच्चों, जय हिंद। इस चैनल पर आज हमारा पहला दिन है। इस चैनल पर हम हर रोज़ आप लोगों के लिए बायोलॉजी की वीडियो लाते रहेंगे। यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो एस अंसारी क्लासेस आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए हर रोज़ बायोलॉजी की वीडियो आती रहेंगी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी। हम लोग क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी। बायोलॉजी जिसे हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। बायोलॉजी है क्या? बायोलॉजी तो पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन बायोलॉजी है क्या? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बायोलॉजी जो शब्द है ये मिला कहाँ से। आखिर बायोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई? तो बायोलॉजी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है बायो, एक है लॉजी। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का। ठीक, बायोलॉजी। बायो शब्द मिला है बायो शब्द से। किससे? बायोस। इसका मतलब होता है जीवन। इसका मतलब क्या होता है? जीवन। और जो लॉजी शब्द है ये आया है लोगो शब्द से। इसका मतलब होता है अध्ययन। इसका मतलब होता है अध्ययन। तो जीवन किसके पास होता है? सजीवों के पास या निर्जीवों के पास? तो जीवन होता है सजीवों के पास। अब सजीव निर्जीव क्या है आगे जानते हैं। तो फिलहाल देखते हैं बायोलॉजी। तो जिसके अंतर्गत अब ये दो शब्द हैं, बायोलॉजी, बायोस और लोगोस। लोगोस का मतलब अध्ययन, बायोस का मतलब जीवन। जीवन किसके पास है? सजीवों के पास। तो जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जिसके अंतर्गत विज्ञान, ऐसा विज्ञान जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं जीव विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी। समझ में आया बायोलॉजी क्या है? ठीक, यानी कि एक ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी समझ में आ गया? ठीक, आगे देखते हैं। अब इसमें एक शब्द आया है सजीव। सजीव क्या है और निर्जीव क्या है? अभी तो एक शब्द आ गया सजीव, इसी के बारे में पहले जान लेते हैं फिर आगे देखते हैं। सजीव और निर्जीव। सजीव को इंग्लिश में कहते हैं लिविंग, निर्जीव को कहते हैं नॉन लिविंग। ठीक, सजीव क्या है, निर्जीव क्या है? सजीव उसे कहते हैं जो इस पृथ्वी पर अपना जीवन बिता रहे हो, यानी कि एक समय बाद उनको मर जाना है। निर्जीव कभी मरते नहीं हैं, ना ही ये कभी पैदा हुए। इन्हें बनाया गया है। ये पैदा नहीं हुए, इन्हें बनाया गया है। लेकिन ये जो है इस धरती पर पैदा हुए हैं। ये प्राकृतिक हैं, लेकिन ये मानव द्वारा निर्मित हैं। ये हम मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं, वो निर्जीव हैं। सजीव जो होते हैं ये प्राकृतिक होते हैं। ठीक, और जो निर्जीव होते हैं ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं। मानव द्वारा निर्मित। ठीक, ये हो गए सजीव। सजीव और ये निर्जीव, ये तो एक अलग है। सजीव निर्जीव को कैसे जैसे हम क्या हैं? क्या हमें किसी मनुष्य ने बनाया है? नहीं, हम प्राकृतिक हैं। ठीक, तो प्रकृति ने एक चक्र बनाया है मनुष्यों के आने का, तो उसमें से हम हैं। तो हम क्या हैं? सजीव। लेकिन ये मारकर क्या है? ये निर्जीव है ना? तो अब देखते हैं सजीव और निर्जीव में क्या फ़र्क होता है। सजीव जो होते हैं पोषण करते हैं। पोषण मतलब भोजन करना। करते हैं हम लोग, खाना खाते हैं। खाते हैं भाई, जिंदा कैसे रहेंगे? और क्या ये मारकर खाना खाता है? नहीं। इसको ऐसे फेंक दें, क्या ये खाने के लिए रोएगा? भूख लगेगी इसको? नहीं। तो ये पोषण नहीं करते। सजीव क्या करते हैं? शोषण करते हैं। ये मारकर शोषण करता है? इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है? नहीं, ये शोषण नहीं करते।
सजीव जनन करते हैं, ये अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। क्या है मार्कर के पास अपने मार्क क्षमता है कि अपनी जैसी संतान उत्पन्न कर ले, एक मार्कर से दूसरा मार्कर बन जाए, या दो मार्कर मिलकर आपस में एक संतान की को जन्म दे दे? नहीं, तो ये संतान उत्पन्न नहीं करते, सजीव वृद्धि करते हैं। हम जब पैदा हुए थे तो क्या इतने ही बड़े थे? हमारा शरीर जब पैदा हुआ तो इतना बड़ा था? नहीं, इतने से पैदा हुए, लेकिन वो धीरे 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 करके एक शरीर बड़ा इंसान वृद्धि कर गया, बढ़ गया। हम मनुष्य हो, पेड़ पौधे हों, कीड़े मकोड़े हों, जानवर हों, तो ये सब क्या हैं? क्योंकि ये सब वृद्धि करते हैं, ये सब पोषण भी करते हैं, शोषण भी। एक पौधा है, क्या वो पोषण नहीं करता? वो भी अपना भोजन बनाता है सूर्य से, तो यानी कि वो भी सजीव है। पादप भी सजीव है, पादप शोषण करता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक? तो पादप शोषण करता है, यानी कि ये भी सजीव है। पादप जनन करता है, एक पौधे से दूसरा पौधा बनता है कि नहीं बनता? बीज निकलता है, बीज को बोते दूसरा पौधा निकल आया, तो बीज क्या है? उनके जन्म द्वारा उत्पन्न संतान है वो। तो पौधे जो है वो भी सजीव हैं, वृद्धि करता है। एक पौधे को छोटा सा बीज लगाएंगे, वो धीरे 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 बड़ा होकर विशालकाय वृक्ष बन जाएगा। तो ये जो पौधे जो हैं वो वृद्धि करते हैं, लेकिन क्या ये मारकर वृद्धि करता है? नहीं, जितना बड़ा बना है उतना बड़ा ये हमेशा के लिए रहेगा, ये खुद से बढ़ेगा नहीं, यानी कि वृद्धि नहीं करते। और क्या है? तो यही कुछ लक्षण हैं जो निर्जीव और सजीव को आपस में अलग करते हैं, ठीक? तो ये सजीव और निर्जीव। और क्या कुछ है? पोषण हो गया, शोषण, हाँ, गति भी। हम ऐसे बहुत सारे लक्षण हम कुछ ले लेते हैं। तो गति, जो सजीव होते हैं ये गति करते हैं, हम हैं इधर से इधर आ गए। अब आप लोग सोचेंगे पौधे तो नहीं गति करते, पौधे यहाँ थे, पौधे यहाँ नहीं जाते, लेकिन हम मनुष्य यहाँ है तो यहाँ चले जाते हैं, होता है। पौधे तो नहीं जाते, इसका मतलब पौधे निर्जीव हो गए? नहीं, पौधे गति करते हैं, पौधे हिलते डुलते हैं, इस प्रकार होते हैं। हवा चलती हिलते डुलते हैं कि नहीं हिलते डुलते? तो पौधे भी गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, इसे कहते हैं गमन। और हिलना डुलना का मतलब होता है गति। तो पौधे हिलते डुलते हैं, हम लोग भी हिलते डुलते हैं, लेकिन हम लोग गति के साथ साथ गमन भी करते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ आ गए। तो हम मनुष्य जो है वो गति और गमन दोनों करते हैं, लेकिन गति जो है सिर्फ पादप जो है वो सिर्फ गति करते हैं। लेकिन निर्जीव क्या गति करते हैं? मार्कर को यहाँ रख दिया, कल आके यहाँ मिलेगा? नहीं, ये गति नहीं करते। तो ये कुछ अंतर है बेसिक जो हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं सजीव और निर्जीव के बीच में, ठीक? तो ये हो गए निर्जीव और ये हो गए सजीव। इतना समझ में आ गया? ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, ये हो गया सजीव और निर्जीव बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के अंतर्गत तो सब आएंगे, पेड़ पौधे भी आएंगे, सजीव यानी कि जितने भी सजीव हैं वो सब बायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि बायोलॉजी का मतलब ही हुआ सजीव विज्ञान, ऐसा विज्ञान जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता हो, लिविंग का अध्ययन किया जाता हो, उसे हम कहते हैं बायोलॉजी, ठीक? लिविंग में आते हैं पादप भी आते हैं, प्लस जंतु भी आते हैं, है ना? तो बायोलॉजी जो है इसकी दो शाखा बनाई गई कि थोड़ा सा अध्ययन करने में आसानी हो, कि एक तरफ इन्होंने जंतुओं को रख दिया, एक तरफ पादपों को रख दिया। तो पादप को क्या कहते हैं, जंतु को क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। तो बायोलॉजी जो है जीव विज्ञान, इसकी दो शाखाएं हैं, एक है बॉटनी, जिसे हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान, एक है जूलॉजी, नाम से ही पता चल रहा है, जू, जंतु विज्ञान। ये जीव विज्ञान है, जीव मतलब पादप और जंतु दोनों, इसीलिए जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया। एक को कहा गया बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, तो नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा हो वनस्पति, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, तो जिनके अंतर्गत वनस्पतियों यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं बॉटनी, और जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं जूलॉजी, ठीक? ये हो गए जीव विज्ञान की दो शाखा, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है? तो
ये जानते हैं कि जूलॉजी और बॉटनी इन दोनों के जनक कौन है? तो जो बायोलॉजी के, आप लोगों ने सुना होगा, बायोलॉजी के जो जनक हैं वो हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु। बायोलॉजी के जो जनक हैं वो है अरस्तु। तो जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो भी हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु। लेकिन बॉटनी, जो जूलॉजी के जनक हैं वो बॉटनी के जनक नहीं हैं। जूलॉजी के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं और बायोलॉजी के भी जो जनक हैं वो भी अरस्तु ही है। लेकिन बॉटनी के जनक कौन है? तो जो बॉटनी के जनक हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। ठीक। जो बायोलॉजी के जनक हैं वो है थियोफ्रेस्टस। ये हो गया कुछ बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी के जो जनक है वो अरस्तु, बॉटनी के जो जनक है वो थियोफ्रेस्टस और जूलॉजी के जो जनक है वो है अरस्तु। अरस्तु ही जूलॉजी और बॉटनी दोनों के जनक हैं, लेकिन जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों के जनक अरस्तु हैं और बॉटनी के जो जनक है वो हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक है, ये हो गया कुछ बायोलॉजी के बारे में। अब आगे देखते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जीव विज्ञान की जो आधारभूत इकाई है वो है, क्या है? कोशिका। जीव विज्ञान की जो आधारभूत इकाई है वो है कोशिका। कोशिका को जीव विज्ञान की आधारभूत इकाई क्यों कहा जाता है? कोशिका को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेल। इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? साइटो। इसको बायोलॉजी में क्या कहते हैं? साइटो। इंग्लिश नेम है ये सेल, ये बायोलॉजिकल नेम नहीं है। बायोलॉजिकल नेम इसका ये है। कोशिका का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ठीक। तो कोशिका को आप लोगों ने बहुत मतलब 9, 10, 11, 12 सबसे पढ़ते आ रहे होंगे, बहुत पहले से पढ़ रहे होंगे कि कोशिका जो है वो जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। पढ़े हैं? कोशिका जो है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि कोशिकाओं से ही हमारे शरीर की या सभी जीव जंतुओं के शरीर की कोशिकाओं से ही संरचना बनी हुई है। कोशिकाएं ही शरीर में होने, सभी जीव जंतुओं के शरीर में होने वाले सभी काम को कोशिकाओं द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए कोशिकाओं को जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। तो इतना समझ में आ गया कि जीवन कोशिकाओं को संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब कोशिका की खोज किसने की थी? हाँ, ये भी जान लेते हैं इसके जनक कौन है। कोशिका के, अभी तो बॉटनी के जान गए हम लोग, जनक कौन है? कोशिका के जनक है रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। कोशिका के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, लेकिन इन्होंने जो कोशिका खोजी थी वो थी मरी हुई कोशिका। कौन सी? मरी हुई कोशिका। मरी हुई, मृत कोशिका यानी लेकिन इन्हें रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक कहा जाता है। इन्होंने कोशिका की खोज की थी जो थी मरी हो या जीवित थी वो कोशिका, इसीलिए रॉबर्ट हुक को जो है कोशिका का जनक कहा जाता। तो फिर बात आई कि अब इन्होंने अगर मरी हुई कोशिका की खोज की थी तो फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो देखते हैं। जीवित को इसके बाद एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। एंटोन वान ने इनके बाद जीवित कोशिका की खोज की। क्या किया? जीवित कोशिका की खोज की। ठीक, उसके बाद ये तो हो गए कोशिका के जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। उसके बाद आया एंटोन वान ल्यूवेनहॉक जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। ठीक, आगे देखते हैं।
ये जान गए, कोशिका को बायोलॉजिकल नेम है साइटो, उसके अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। जैसे जीव विज्ञान में बायोलॉजी जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी, उसी प्रकार जिसके अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं साइटोलॉजी, क्योंकि कोशिका को बायो में कहते हैं साइटो, साइटो से ही बना हुआ है साइटोलॉजी, यानी साइटोलॉजी का मतलब अध्ययन, तो साइटोलॉजी यानी जिसके अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक, फिर आगे देखते हैं। जीवित कोशिका की खोज की एंटोन वान लीeuwenhoek ने। उसके बाद दो वैज्ञानिक आए, स्लाइडेन और शॉन। ठीक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया। क्या किया, कोशिका का सिद्धांत दिया, यानी कि इन्होंने बताया कि सभी जीव जंतु, जो स्लाइडेन थे इन्होंने बताया कि सभी पादपों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, और स्वान ने बताया कि सभी जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। ठीक, तो इन दोनों का जब मत जो था, जो इन लोगों का सिद्धांत था वो सेम था। इन्होंने कहा जंतु का और इन्होंने कहा पादप का। ठीक, इन्होंने कहा पादप का, इन्होंने कहा जंतु का। तो इन दोनों देखा कि हम दोनों का सिद्धांत तो सेम है, ये जंतु के बारे में कह रहे हैं, ये पादप के बारे में कह रहे हैं। तो इन दोनों ने क्या कर लिया, गठबंधन होती है ना ओट में, उसी प्रकार इन दोनों ने अपना सिद्धांत जब सेम देखा तो इन दोनों ने गठबंधन करके दे दिया कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। तो पूछा जाता है कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन ने भी दिया और स्वान ने भी दिया। इन्होंने पादप का बताया, इन्होंने जंतु का बताया, लेकिन कोशिका के बारे में ही बताया, इसीलिए स्लाइडेन और स्वान को कहा जाता है कि इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया। ठीक, इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं, कोशिका होती क्या है। कोशिका हम लोग कह तो रहे हैं, लेकिन कोशिका आखिर है क्या, कहाँ से उसे देख सकते हैं। क्या आप कोशिका को नग्न आँखों से देख सकते हैं, नंगी आँखों से कोशिका को देखा जा सकता है। अगर हम कहें हमारा ये शरीर है, इस स्किन में से हमारी स्किन को निकाला जाए, सुई के नोक भर चमड़ी को इस प्रकार निकाला जाए तो उसमें भी 8-10 कोशिकाएं होंगी। अब आप समझ सकते हैं कि कोशिकाएं कितनी सूक्ष्म होती हैं, यानी कि जब एक सुई के नोक पे 8-10 कोशिकाएं आ सकती हैं तो वो इतनी सूक्ष्म होती हैं कि हम उसे नंगी आँखों से देख नहीं सकते। ठीक, तो कोशिकाएं जो होती हैं वो बहुत सूक्ष्म होती हैं, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है। माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है किसे देखने के लिए, कोशिकाओं को देखने के लिए। लेकिन क्या ऐसी भी कोई कोशिका है जो बहुत बड़ी हो और उसे हम नंगी आंखों से देख सकते हो। कौन सी ऐसी कोशिका है जो बहुत छोटी है, सबसे छोटी है पूरे विश्व में, और कौन सी ऐसी कोशिका है जो बहुत बड़ी है कि हम नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। क्या ऐसी कोई कोशिका है, तो उसका उत्तर है हाँ है। कौन सी, आइए देखते हैं। जो पूरे विश्व की इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका है, पृथ्वी पर जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, हम लोग शुतुरमुर्ग का अंडा देखे हैं तो कहीं ना कहीं हम कोशिका को ही तो देख रहे हैं। जब वो शुतुरमुर्ग का अंडा मात्र एक कोशिका है, अगर सबसे बड़ी कोशिका है इस पृथ्वी पे, तो यदि हम शुतुरमुर्ग का अंडा देख रहे हैं तो हम कोशिका को ही तो देख रहे हैं। इस पृथ्वी पर जो सबसे छोटी कोशिका है वो है, पृथ्वी पर सबसे छोटी वो है माइकोप्लाज्मा की। किसकी, वो है माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा की, ठीक। तो जो माइकोप्लाज्मा है इसकी कोशिका इस पृथ्वी पर सबसे छोटी है, और शुतुरमुर्ग का जो अंडा है इसकी कोशिका सबसे बड़ी है। ये तो हो गई पूरे विश्व की बात। अब हम मनुष्यों में, मानव में कौन सी कोशिका सबसे बड़ी है और कौन सी कोशिका सबसे छोटी है ये जानते हैं। तो मानव में सबसे बड़ी सबसे छोटी सबसे लंबी
3 है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जनन, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा फीमेल का ओवा यानी कि अंडाणु युग्मक जो होता है, ठीक। तो वो जो फीमेल का अंडाणु है वो मानव में सबसे बड़ी कोशिका है। अंडाणु किसका? फीमेल का। एक महिला का जो अंडाणु होता है वो मानव में सबसे बड़ी कोशिका है, और सबसे छोटी कोशिका जो है वो है शुक्राणु। वो है शुक्राणु यानी कि स्पर्म किसका? मेल का। मेल का जो स्पर्म शुक्राणु है वो सबसे छोटी कोशिका है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी में सबसे बड़ी जान गए और सबसे छोटी। अब सबसे लंबी क्या है? बड़ी तो हो गई, अब लंबी जो लंबी वही बड़ी होगी, तो ऐसा नहीं है। कुतुब मीनार जो है वो बहुत लंबा है, लेकिन लाल किला जो है वो बहुत बड़ा है। तो बड़े और लंबे में फ़र्क है, वही फ़र्क यहाँ भी है। सबसे बड़ी जो है वो अंडाणु की है और सबसे छोटी जो है शुक्राणु की है, लेकिन सबसे लंबी हम जानते हैं क्या है? तो जो सबसे लंबी कोशिका है वो है न्यूरॉन। अब न्यूरॉन कहाँ है? तो जो न्यूरॉन है वो हमारे मस्तिष्क की कोशिका है। किसकी? हमारे मस्तिष्क की कोशिका। न्यूरॉन जो है हमारे ब्रेन यानी कि मस्तिष्क की कोशिका है, ये सबसे लंबी कोशिका है, ठीक। ये सबसे लंबी कोशिका है। इतना समझ में आया? सबसे बड़ी स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया। कोशिका बहुत ही सूक्ष्म होती है जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन कुछ कोशिका ऐसी है जो इतनी बड़ी है कि उसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। उसे हम कहते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा। जो इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका है उसका नाम है शुतुरमुर्ग का अंडा, और इस पृथ्वी पर जो सबसे छोटी कोशिका है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। मानव में सबसे बड़ी फीमेल का अंडाणु, और मानव में सबसे छोटी मेल का स्पर्म, और मानव में सबसे लंबी वो है न्यूरॉन यानी हमारे ब्रेन मस्तिष्क की कोशिका। इतना समझ में आ गया? आगे देखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। ये तो सबसे बड़ी हो गई। अब बात आती है कि शरीर में एक कोशिका तो है, मान लीजिए एक कोशिका है, एक से दूसरी कोशिका कैसे बनी? एक है, एक से दूसरी बनने के लिए कहाँ से बनती हैं कोशिकाएं, कहाँ से आती हैं कोशिकाएं? तो इसका उत्तर है कोशिकाएं जो है वो अपना विभाजन करती हैं। विभाजन का मतलब एक कोशिका है, एक कोशिका से दो, फोटोकॉपी की तरह ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस प्रकार से ये कोशिकाएं बनती हैं। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 128, ऐसे ही इसी प्रकार से विभाजन कर करके 1 से 2, 2 से 4 कोशिकाएं बनती हैं। तो यानी कि एक कोशिका ही अपना विभाजन करती है, विभाजन के पश्चात 2, वो दोनों अपना विभाजन करती हैं, विभाजन के पश्चात 4, वो चारों अपना विभाजन करती हैं, विभाजन के पश्चात 8। इसी तरह से कोशिकाओं का विभाजन होता है, विभाजन के पश्चात पूरे शरीर का निर्माण होता है। ठीक, तो कोशिकाएं जो है अपना विभाजन करती हैं। तो क्या ऐसी कोई कोशिका है जो अपना विभाजन नहीं करती? क्या ऐसी कोई कोशिका है जो अपना विभाजन बहुत तेजी से करती हो? तो हाँ है। हमारे मस्तिष्क की जो अभी आप लोगों ने पढ़ा जो लंबी कोशिका है यानी न्यूरॉन, और एक आप लोगों ने सुना होगा लीवर यानी कि यकृत। तो जो न्यूरॉन की कोशिकाएं होती हैं ये कभी विभाजन करती ही नहीं, और जो लीवर की कोशिकाएं हैं ये बहुत तेजी से विभाजन करती है। अब कैसे? जैसे जब हमारे शरीर में चोट लगती है, पुलिस क्यों कहते हैं हेलमेट लगा के चला करो? क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो न्यूरॉन यानी हमारे मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं उसमें एक बार चोट लग गई तो ये कोशिकाएं विभाजन नहीं करती। विभाजन नहीं करेंगी तो जो चोट लगी है, जो कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति हुई है, जो क्षति हुई है वो कभी पूर्ति होगी ही नहीं। ठीक, तो इसीलिए कहते हैं हेलमेट लगा के चलें, क्योंकि जो न्यूरॉन है मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं इनमें विभाजन नहीं होता। तो लीवर की कोशिकाएं हैं इनमें बहुत तेजी से विभाजन होता है। यानी कि लीवर जो हमारा कुछ इस प्रकार होता है, कुछ ऐसी संरचना होती है लीवर की, आप लोगों ने देखा होगा बुक्स में। ठीक, कुछ ऐसा होता है। तो इसमें अगर कहीं भी किसी भी स्थान पर क्षति हो गई, कुछ कट फिट गया, टूट गया, काट दो, तो जिस स्थान पर इसकी क्षति हुई है लीवर की कोशिकाएं बहुत तेजी से विभाजन करके इस स्थान की पूर्ति
कर लेंगी। तो जो लीवर की कोशिकाएं हैं इनमें विभाजन बहुत तेजी से होता है और ब्रेन की कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता। तो ये हम जान गए कोशिकाओं के बारे में कुछ बेसिक्स। अब और आगे देखते हैं कोशिकाएं आखिर हैं क्या। अभी तो हमने जाना कि कोशिकाएं मतलब वो कैसी होती हैं, लेकिन कोशिकाओं को हम कैसे जानेंगे कि कोशिका है। कोशिकाओं ने हमारे शरीर में कैसा मतलब वो कार्य किया, कैसे हमारे शरीर को कोशिकाओं ने बनाया। तो जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि एक घर अगर मान लो बनाना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी छोटी ईंटों को मिलाकर बनाएंगे दीवार, यही तो करेंगे। घर को बनाना है तो ईंटें मिलकर के बनाएंगे दीवार। इन्हीं दीवार आपस में, जब कई दीवार आपस में मिलेंगी तो बनेंगे कमरे, होगा, बनेंगे कमरे। जब कई कमरे आपस में मिलेंगे तो बनेगा घर। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, कहा गया है इन्हें ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिकाओं को इंग्लिश में कहते हैं सेल। कोशिकाओं ने आपस में मिलकर के बनाया ऊतक। क्या किया, बनाया ऊतक, इसे कहते हैं इंग्लिश में टिश्यू। ऊतक ने मिलकर के बनाया अंग। क्या बनाया, अंग, ऑर्गन। अंग ने आपस में मिलकर के बनाया अंग तंत्र। ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम ने आपस में मिलकर के बनाया शरीर, यानी कि बॉडी। ठीक, अब ये है क्या, ये तो जान गए कि कोशिका। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कोशिका जो शरीर का सबसे छोटा अंग है। क्या सही है? नहीं, कोशिका जो है वो शरीर का छोटा अंग नहीं है, छोटी इकाई है। अब अंग और इकाई में क्या फर्क है? ये जो हाथ है ये क्या है, इकाई है कि अंग है? हाथ एक अंग है, क्योंकि हाथ जो है सिर्फ लिखने का काम कर सकता है, पकड़ने का काम कर सकता है। हाथ के द्वारा कुछ खाया जा सकता है? नहीं, मतलब कहते हाथ में ही खाना डाल दे, डायरेक्ट मुंह में ना डालें, डायरेक्ट हाथ में डाल दे, होगा ऐसा? नहीं। कोशिकाएं जो हैं वो इकाई किसे कहते हैं, अंग किसे कहते हैं? अंग जो है वो कोई एक कार्य करने में सक्षम होता है, लेकिन इकाई जो है वो सभी कामों को करती है। अब देखिए कैसे कोशिका है, कोशिका के अंतर्गत बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। कोशिका खाली नहीं है, ये कोशिका जो है एक बैग, झोला होता है ना, बैग की तरह है, झिल्ली की तरह है। झिल्ली में बहुत सारी चीज़ें हम लोग डाल सकते हैं, पेन भी डाल दें, कलम भी डाल दें, सब्जी भी डाल दें, तेल मसाला कुछ भी डाल दें। उसी प्रकार से कोशिका जो है वो एक झिल्ली की तरह है। इसके अंतर्गत बहुत सारे अंग हैं। सारे अंग जो है अलग अलग काम करते हैं। तो कोशिका के अंदर श्वसन भी होता है, पोषण भी होता है, उत्सर्जन भी होता। कोशिकाएं बहुत सारा काम करती हैं। ये प्रोटीन भी बनाती हैं, ये ऊर्जा भी बनाती हैं, ये बहुत सारे काम करती हैं। आगे बताएंगे इनके क्या क्या काम है इनके कोशिकांग के द्वारा। ठीक, तो जो कोशिकाएं बहुत सारे काम कर रही हैं, तो इसीलिए कहा गया है जो कोशिका जो है वो इकाई है, क्योंकि ये एक अकेली कोशिका सारे कामों को कर दे रही है। लेकिन जो हाथ है, क्या ये सारे कामों को करता है? क्या हाथ जो है ऊर्जा बना सकता है? नहीं। क्या हाथ जो है वो हाथ का काम है पकड़ना, तो हाथ के द्वारा कुछ खाया नहीं जा सकता, हाथ ऊर्जा नहीं बना सकता। इसीलिए कहते हैं जो अंग है वो कोई एक काम करने में सक्षम होगा, और जो कोशिका है वो अकेले सभी कामों को कर लेगी। तो इसीलिए कोशिका को कहा गया है सबसे छोटी इकाई, यानी कि एक छोटी सी कोशिका अकेले बहुत सारे कामों को कर रही है, इसीलिए कोशिका जो है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई है। समझ में आ गया अंग और इकाई में फर्क? ठीक, तो ये हो गया कोशिका। कोशिकाओं ने मिलकर के बनाया ऊतक। अब ऊतक क्या है? हाथ देख रहे हैं, इस हाथ में जो स्किन है, स्किन जो है ये है ऊतक। कोशिकाएं हैं, लेकिन कोशिकाएं तो बहुत सूक्ष्म है, उसे नहीं देख रहे हैं, लेकिन जहां पर ढेर सारी कोशिकाएं हो उसे कहते हैं ऊतक। तो अगर ये सिंगल है तो ये एक कोशिका है, लेकिन अगर ये एक साथ कई हो गए, कोशिकाओं का समूह बन गया, तो ये हो जाता है ऊतक। तो सिंगल है तो कोशिका, ढेर सारा है तो ऊतक। तो ये हाथ में हम जो देख रहे हैं ये ऊतक है, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारी कोशिकाओं का समूह है। ठीक, ऊतकों ने बनाया अंग। अंग क्या है? वही ऊतक जब एक आकार ले लेता है। अब जैसे ऊतक ये भी है, ऊतक ये भी है, ऊतक ये भी है। मान लीजिए यदि ये हाथ का आकार ना लिया होता तो ये भी एक ऊतक है, नाक का, आँख का, कान का, मुंह का, हाथ पैर बनाया अंग। अब अंग किसे कहते हैं? तो जहाँ पर कोई ऊतक जो है एक आकार ले ले, जैसे ये हाथ है, इसने एक आकार, यदि मान लीजिए सारे ऊतक एक समान होते तो क्या हम अंगों को पहचान पाते? नहीं।
लेकिन हाथ हम जानते हैं कि यदि कोई संरचना ऐसी इस प्रकार है देखने में, तो हम लोग उसे देखकर ही बता देंगे हाथ है, मतलब ऐसा नहीं होता तो ठीक ठाक होता है, तो वो हाथ है। यदि कोई संरचना ऐसी है तो इसे हम देखकर ही बता देंगे कि ये नाक है। यदि कोई संरचना ऐसी है तो इसे हम देखकर बता देंगे कि ये होठ है। ठीक है, तो जहाँ पर ऊतक जो है एक रूप ले लेते हैं, एक संरचना बना लेते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कि अंग है, ऊतकों द्वारा ही बनाया गया अंग। समझ में आ गया? ये हो गया अंग। अब हमारे शरीर में से बहुत सारे अंग हैं, हाथ है, नाक है, कान है, मुंह है, लीवर है, गुर्दा है, किडनी ही गुर्दा है, फेफड़ा है, हृदय है, ऐसे बहुत सारे अंग हैं। अंग से बना है अंग तंत्र। अब अंग तंत्र क्या है, तो अंग तंत्र किसे कहते हैं देखते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा पाचन तंत्र के बारे में, तो देखते हैं धीरे हम लोग समझते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हम खाना कैसे खाते हैं? सबसे पहले हम मुख में डालते हैं, अपने मुंह में हम खाना डालते हैं। मुंह के द्वारा खाना कहाँ आता है? गिरास नली से होता हुआ पेट में आता है। खाना कहाँ आता है? ये है आमाशय, पेट में आया। मुख से ही खाना का पाचन शुरू हो जाता है, हम लोग कूचते उचते हैं, अंदर ला के इसका पाचन होता है। यहाँ से ये जाता है छोटी आंत में। ठीक, यहाँ से ये जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद ये अपेंडिक्स होता है, कुछ इस प्रकार होता है, ऐसे रफली बना दी अभी। ये गुदा द्वार, ठीक, गुदा। तो आमाशय से जाता है ये छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत से जाता है बड़ी आंत, बड़ी आंत। लीवर के पास ही यही होता है, सॉरी स्टमक के पास में यही होता है लीवर। इस प्रकार यही होता है छोटा सा पित्ताशय, जीबी, गॉल ब्लैडर। ठीक, तो मुख से खाना आया आमाशय में, आमाशय से छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, गुदा दो हो, ये सब में क्रियाएं हो करके ये पहुंचता है गुदा। अभी हम पाचन तंत्र नहीं पढ़ा रहे तो इसलिए इसको बहुत डिटेल से नहीं बताएंगे, बस हम ये जान लें कि होता कैसे है। हम अंग तंत्र समझ रहे हैं, तो अंग तंत्र क्या है बस यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुख से जो खाना है ये आमाशय में छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा द्वार तक पहुंचता है और यहाँ से ये उत्सर्जन होकर बाहर निकल जाता है। ठीक, तो ये हमने क्यों बताया, इसका इससे क्या संबंध है? तो ये है अंग तंत्र। क्या है? अंग तंत्र। और ये हम बात कर रहे हैं पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र क्या है? जहाँ मुख से खाना गुदा द्वार तक आया, तो खाना जो हमने मुख में लिया उसको गुदा द्वार तक लाए, क्यों लाए? खाने को पचाने के लिए। खाना जो हमने खाया है वो क्या खून में ऐसे ही खड़ा खड़ा चावल, खड़ी खड़ी दाल जो खाते हैं, सब्जी वब्जी, खड़ी रोटी जो हम लोग तो मुंह में कूचते हैं, क्या उतना बड़ा बड़ा ही खून में मिल करता रहता है? नहीं। तो जो हम मुख से खाना कुतरते हैं वो आता है पेट में। पेट में जो खाना है वो उसको पीसा जाता है खूब अच्छी तरीके से, उसको पाचन किया जाता है, वो आगे की ओर आता है। और वो खाने में जो भी चीज़ें हमारे शरीर में, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, जो भी चीज़ें हैं वो हमारे शरीर में इन अंगों द्वारा सोख ली जाती है। अब बाकी जो भी खाना हमारे शरीर में काम का नहीं होता, यानी कि उसमें से सारी चीज़ें निकाल दीजिए। तो जैसे गन्ना है, गन्ने में से यदि रस को निकाल दें तो क्या बचेगा? खूजा ही तो बचेगा। उसी प्रकार से जो हमारे शरीर में उत्सर्जन द्वारा खाना बाहर निकाला जाता है मल के रूप में, वो क्या है? बस खूजा बचा हुआ, क्योंकि उसमें से विटामिन, प्रोटीन, जो भी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, जल है, सब कुछ सोख लिया जाता है। तो इन सब के निकलने के बाद खूजा बचा हुआ है, तो उस खोजे को हम बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जो भी चीज़ें काम की उसे इस शरीर ने, इस अंगों ने सोख लिया, वो खून में मिला देगा, खून से वो पूरी बॉडी में चला जाएगा। यानी कि अब ये सब हो क्यों रहा है? उसी भोजन को पाचन करने के लिए, जो भोजन हमने खाया है उसी भोजन को पचाने के लिए इन सारी चीज़ों का, इतने सारे अंग मिल करके क्या काम कर रहे हैं? मुख है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, गुदा द्वार है, कहीं ना कहीं लीवर भी है। तो ये सारे अंग मिल करके क्या काम कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ भोजन को पचाने का काम कर रहे हैं। अंग तो बहुत सारे हैं लेकिन काम क्या है? सिर्फ एक। क्या काम? भोजन को पचाने का। और भी काम है इनके, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अंगतंत्र की, तो अंगतंत्र समझते हैं। तो इनका काम जो है वो अभी ये क्या कर रहे हैं? भोजन को पचाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए इस पूरे अंगों को मिला करके हम कहते हैं ये पाचन तंत्र है। क्या है? पाचन तंत्र, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्या है?
डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब पाचन तंत्र क्यों कहा गया? क्योंकि एक काम को करने के लिए बहुत सारे अंग मिल करके कार्य कर रहे हैं और वो कार्य है पाचन का, इसीलिए पाचन के आधार पर इसका नाम रखा गया पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, तो अंग तंत्र अब क्या है? ये जो पाचन तंत्र बना हुआ है ये किससे मिलकर बना है? अंगों से ही तो मिलकर बना हुआ है, तो इसीलिए इसे कहते हैं अंग तंत्र। अंगों से मिलकर बने हुए तंत्र को हम कहते हैं अंग तंत्र, क्योंकि इस तंत्र में एक ही काम हो रहा है। ऐसे हमारे शरीर में और भी अंग तंत्र है, जैसे श्वसन तंत्र, आप लोगों ने नाम सुना होगा श्वसन तंत्र। नाक से हम सांस लेते हैं, वो फेफड़ों तक जाती है ना, तो सांस लेते हैं फेफड़ों तक जाती है, ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाना होता है। लेकिन नाक है, इस नाक के बाद जो है वो नली है जो फेफड़ों तक पहुंचा रही है, उसमें 2 फेफड़े हैं, कई सारे अंग हो गए। अब ये सारे अंग मिल करके काम क्या कर रहे हैं? सिर्फ श्वसन का, सांस लेने का काम करवा रहे हैं। तो ये 2-3 अंग मिल करके सांस लेने का काम कर रहे हैं, तो इस अंग को हम कहेंगे श्वसन तंत्र, क्योंकि ये काम हो रहा है श्वसन का, तो श्वसन के आधार पर ही इसका नाम श्वसन तंत्र रखा जाएगा। इसी प्रकार हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है। जब आप तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे तो जान जाएं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अंग तंत्र किसे कहते हैं। आई होप समझ में आ गया। ठीक, उसके बाद शरीर। अब हमारे शरीर जो कैसे बना? इन्हीं तंत्रों से ही तो मिलकर शरीर बना है। इसमें पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, ऐसे कई सारे तंत्र, कंकाल तंत्र है, हड्डियों। ठीक, तो ये सारे तंत्र मिल करके हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया कोशिकाओं से बन गया शरीर। इसीलिए इस शरीर की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है कोशिका को। कोशिकाओं ने ही मिलकर के बना लिया शरीर। समझ में आ गया? तो ये थी कोशिका। कोशिका के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो ना समझ में आया होगा आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में लिख करके, ठीक है, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे आप लोगों को। बाकी ये हो गया कोशिका के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब बाकी हम लोग कल जानेंगे पार्ट ऑफ सेल। अब ये कोशिका जो है, हमने अभी कहा कि कोशिका खाली नहीं है, इसके अंदर कई सारे अंग हैं, है ना। तो कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग हैं उसके बारे में हम लोग कल जानेंगे। पार्ट ऑफ सेल यानी कोशिका के अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।